2011 में 18,914 था और 2023 में महोदय ये 12,513 हो गया। सिख का 2011 में 23,789 था, 23 में 14,753 हो गया। महोदय ईसाई का 1,29,274 था, आज 75,238 हो गया। महोदय हिंदू का 82.68% था, आज 2023 में 81% 99 हो गया। महोदय कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर आज जितनी सरकार चल रही है वहां जातीय जनगणना बैठिए सर्वे क्यों नहीं कराया? शांति शांति, आप बैठिए। महोदय आप शोरगुल करिएगा। महोदय मैं एक चीज और कहता हूं, महोदय जो ढोल पीट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वह कभी वृक्ष नहीं बनता। आपने जो उत्तराधिकारी घोषित किया, किसी अति पिछड़े और दलित के बच्चों को, उस विधायक को, उस परिवार से क्यों नहीं घोषित किया? हिम्मत है तो अति पिछड़ा को आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का आप शंखनाद करिए, घोषणा कीजिए। अरे बाहर अब देखिए क्या बेचैनी है। हमने तो अति पिछड़ा को महोदय, हमने अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया, हमने नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी को बनाया। इन सारी क्वालिटियों के बाद आपकी पुस्तिका में उद्देश्य नाम का कोई चीज नहीं है। अब आपके माध्यम से सदन का, सरकार का उद्देश्य भी जानना चाहता हूं, कहना चाहूंगा महोदय कि सरकार अति पिछड़ों और वंचितों की विकास योजनाओं की घोषणा आज सदन में करे, हम उसका समर्थन करेंगे। सरकार करे घोषणा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में पूरा समर्थन के लिए तैयार है। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि तूफान में किश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब जाती है। महोदय ये घमंडिया गठबंधन की सरकार का नीयत में खोट है, ये नीति सफल नहीं हो सकता। जैसे शराबबंदी का, जैसे खनन विभाग का और कई नीतियां नियुक्ति का असफल हुआ महोदय, ये हड़बड़ी में लाते हैं, कई गड़बड़ी छोड़ के जाते हैं। महोदय कहने के लिए तो बहुत सारे हमारे और माननीय सदस्य कहेंगे, लेकिन ये सफल कभी नहीं हो सकते क्योंकि इनके नीयत में ही खोट है। महोदय नंद किशोर यादव जी, अभी तो आप बैठिए। में सबकी सहभागिता रही, सबका साथ मिला, इसलिए ये रिपोर्ट आई है। लेकिन रिपोर्ट से आगे की बात अब होगी, रिपोर्ट के बाद बदलेगा क्या, इसकी बात होगी। और विजय सिन्हा ने कह दिया कि भाई ओबीसी बीसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार। सबसे पहले सारिका पासवान जी, मेरा सवाल आपसे, अभी अभी आपने विजय सिन्हा को सुना होगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस तरह के आंकड़े पेश किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें विकास कहीं नहीं दिखता और विकास आगे भी नहीं होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सुबी जी, आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार बिहार में रही। पिछले 15-16 सालों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में हिस्सा रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस समय जब ये बिहार में थे तो डबल इंजन की सरकार थी और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। और जिस तरीके की बजट भी पेश की गई, तमाम चीजों ये जानते हुए कि बिहार जो है वो कृषि राज्य है, कृषि पे ही हमारी डिपेंडेंसी जो है 70% आती है, बावजूद इसके ना कृषि को लेकर के कोई विशेष पैकेज दिया गया बजट में और ना ही किसी अन्य पर्यटन या ऐसे क्षेत्र जहां से कि बिहार को हम विकास की और दिशा दे सकते हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर के नहीं सोची, अनदेखी रखी। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग
इन विषयों पे बोलते हैं तो मुझे लगता है आश्चर्य होता है। मतलब इतना भी क्या गिर जाना राजनीति में कि आप अपने ही राज्य की अनदेखी और उसके विपरीत और आप जाकर के आपको बोलना पड़ रहा है। आज जो आंकड़े पेश हुए हैं, जाति आधारित गणना के आंकड़े तो पहले ही पेश हो गए थे। आज जो शैक्षणिक और जिस तरीके से आज कितनी किनकी क्या आय है, आर्थिक रिपोर्ट जो आज आई है, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये शर्मसार करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार जवाब जरूर दे बिहार की जनता को कि जिस बिहार से उन्हें इतने सांसद मिले हैं, उस बिहार की अनदेखी बीजेपी ने क्यों की है। ये निश्चित रूप से बिहार के लोग जो है इनसे प्रश्न करेगी। और ये भी बात है कि ये आंकड़े आने के बाद बिहार की जनता को हम आश्वस्त करते हैं कि जब 2024 और बिहार की जनता सबसे केंद्र में पूछेगी सारिका, ये सवाल सबसे पूछा जाएगा। ये केंद्र की सरकारों से, बीजेपी से, ये आरजेडी से, कांग्रेस से, जेडीयू से, सभी से ये सवाल जनता आज पूछेगी कि भाई इतने सालों में क्या हम इसी आंकड़े को देखने के लिए बैठे हुए थे कि अब जो आंकड़े आपने दिखाए हैं, जिसे आप उद्धृत कर रहे हैं, अब दस्तावेज के तौर पर इसे आप रखिएगा, ये अगर ऐतिहासिक है तो हमारा इतिहास क्या ऐसा रहा है क्या? ये सवाल भी और दुखद भी है। नवल जी हमारे साथ है, मैं नवल जी से ही समझना चाहूंगी। नवल जी, क्या सिर्फ इसलिए बिहार विकास नहीं कर पाया क्योंकि इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसे वो पैकेज नहीं मिल पाया जिसकी मांग की जा रही थी, या खुद की इच्छा शक्ति भी कमजोर है राज्य की, चाहे वो किसी की भी सरकार चल रही हो, खुद की इच्छा शक्ति का कमजोर होना सबसे बड़ी वजह है यहाँ? आपने जो अंतिम वाक्य कहा वही सही है। और मैं आज बता दूं, आरजेडी के प्रवक्ता और अन्य सारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट जिनका मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, माननीय नीतीश कुमार से पहले से एकेडमिक लेवल पर हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हम उनमें से एक हैं, क्योंकि हम जानते हैं ईस्टर्न इंडिया का और विशेषकर बिहार जैसे राज्य को इक्वालिटी के लेवल पर लाने के लिए रीजनल इक्वालिटी में विशेष दर्जा। लेकिन आज जो बिहार पिछड़ा है केवल उसके कारण नहीं है। मैं उस राजनीतिक बयानबाजी में नहीं जाना चाहता हूं और नहीं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो क्यों भूल जाते हैं इस सवाल को। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, जैसा मैंने कहा कि यहां अगर बिहार का विकास होना है और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है और गरीबी घटनी है, तो बिहार का विकास एक समावेशी विकास करना पड़ेगा। क्या हमको मालूम नहीं है कि समावेशी विकास के लिए लैंड जो मेजर एसेट है उसका सवाल हल करना पड़ेगा। बिहार परमानेंट सेटलमेंट एरिया है। मैंने माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार दोनों को ऑन एयर पूछा है डिटेल्स, और दोनों ने सवाल को टाला है। उनको नहीं मालूम है कि गरीब घर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज में जाते हैं। क्या हालत बना के रखी है। एक तो एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं। आपने कास्टों का सवाल उठाया, उसका बड़ा कारण है एजुकेशन और सिविल सर्विस में का कंट्रीब्यूशन। क्या मालूम नहीं है कि यहाँ गेस्ट फैकल्टी के नाम पर मेरिट जिसको है वो कौन आएगा? ये छोटी रकम जिसको महीनों से सैलरी नहीं मिलती है। फल होता है कि स्कूल लेवल में आपको शिक्षक नहीं मिलते हैं और स्कूल ध्वस्त होता है, यूनिवर्सिटी ध्वस्त होती है। मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, अभी भी माइग्रेशन जारी है। माझी समाज, मैंने डिटेल्स रखा है और आप उसको चाहें तो मिलकर जा सके। अरे यूपी जो बहुत विकसित रही है, वहां हमारे बड़ी संख्या में मजदूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं गोरखपुर? वाकई नवल जी, ये सोचने वाली बात है कि बिहार के इतने जो संख्या में लोग हैं वो प्रवासी क्यों हो जा रहे हैं, क्यों वो बिहार को छोड़कर जाने के लिए विवश होते हैं, मजबूर हो जाते हैं और वो बिहार में नहीं रुक पाते हैं। मनीष पांडे जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहना यही चाह रहा था, अभी मैं सुन रहा था सारिका जी को, राजद की प्रवक्ता को, ये आज भी विशेष राज्य का राग आलाप रही है। भाई 10 वर्ष सपरंग में रही थी ना, कुछ लाख करोड़ मिले थे आपको। आज यहाँ 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या दिया? मोदी जी आते के साथ राज्य की हिस्सेदारी जो है उसको 60-40 के रेशियो पर ले आया, इसीलिए कि राज्य सरकार कुछ अपनी भी योजनाएं बना सके। लेकिन वह नहीं है। यहाँ आंकड़ों के डिबेट में क्या होता है, डिबेट में डाटा दिखाकर आपके दर्शकों को भरमाया जाता है कि हमने ये कहा था, ये नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इन 32-33 वर्षों में कांग्रेस के 90 में हटने के बाद से आज तक सत्ता की बागडोर किन लोगों के हाथ में रही?
किन लोगों ने बिहार का पॉलिसी बनाया, पॉलिसी मेकर कौन लोग रहे, और उसके बाद 7% अगर आज बिहार में मात्र ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट लोग हैं, 7% शिक्षा की जितनी बुरी स्थिति इन आंकड़ों में निकल कर आई है, सबसे पहले तो इन दोनों को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विशेष राज्य का राग बाद में अलापिएगा। आपने जिन सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों का वोट 15 वर्षों तक 90 से 2005 तक लिया और 2005 से लेकर 2022-23 तक अभी तक वर्तमान में जो पॉलिसी मेकर है नीतीश जी, हाँ ठीक है, मैं सरकार में था, हमारे सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे, मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय होता था, अंतिम निर्णय, वह मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाता था। क्या है, क्या रिजल्ट आया? और विजय चौधरी कहते हैं कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा बिहार का। क्या देश में क्या इज्जत आज बढ़ा है? अगर इसको विजय चौधरी जी ऐतिहासिक बता रहे तो मुझे लगता है बिहार वासियों के लिए इससे बड़ा शर्म का दिन आज के जैसा हो ही नहीं सकता है कि यह जो जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है, जिस तरीके से जहां एक तरफ जातीय आधार पे गरीबी की स्थिति है, वहीं शिक्षा के आधार पर ही आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शैक्षिक क्षेत्र में हमने शिक्षा में ये किया, ये किया, ये किया, आंकड़ा क्या निकल कर आया? किसको शिक्षित किया? 35% आबादी ऐसी है जिसकी मासिक आय सिर्फ 6,000 के आसपास है। ये बहुत दुखद है। 4% लोग सिर्फ 50,000 से ज्यादा कमाते हैं और कई 40% लोग हैं जिनके पास आवास ही नहीं है, घर ही नहीं है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज इतने आजादी के सालों बाद हम चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई मूलभूत जरूरतें जो होती हैं, शिक्षा का अधिकार, ये तो सभी का है। फिर वो शिक्षा का अधिकार से भी और उस अधिकार के साथ बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हो रही है। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाए। मेरा ये मानना है कि बिहार में जिनकी भी सरकार रही, अब तक जितने भी साल यहां पर सरकारों ने दिए हैं, चलाए हैं, आखिर जिनके लिए सरकार चलाई गई वो कहां छूट गए विकास में पीछे? हम इसे उपलब्धि कैसे माने? विभा जी, देखिए, आज मैं अपनी बातों को 3 पॉइंट्स में रखूंगा और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज हम इस चर्चा पे जो बैठे हैं, आज इस समय जो दोपहर में इतने गेस्ट पैनलिस्ट हैं, आप दो एंकर्स लोग हैं, जिस विषय पे आप डिस्कस कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए 2 एंकर और इतने गेस्ट पैनलिस्ट इस समय डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, 1931 के डेटा के साथ हम लोग अभी तक खेल रहे थे। उस समय की आबादी कुछ और थी और धीरे धीरे आबादी हमारी बढ़ती गई। यही नहीं, हम सारे फील्ड्स में जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ आ गए। एक लैंडलाइन फ़ोन, माइक्रोग्राम फ़ोन से लेके आज हम वायरलेस 4G और 6G की बात कर रहे हैं। सारी जगह हमारी डेवलपमेंट हो गई। तो हमारे पास एक निर्णायक डेटा होना चाहिए। एक पहले क्या था, संभावित डेटा था। संभावित डेटा था, हमें पता था कि ऐसा है, लेकिन आज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है जो एक रेफरेंस डेटा के रूप में सामने आया और हम ठोक के कह सकते कि ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति, और इस स्थिति पे हम आगे अब बढ़ेंगे। अब मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को, मतलब आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूरे बिहार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और उनके सारे जितने सहयोगी रहे हैं इस सदन में जो पास हुआ था कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार में हमेशा की तरह देश में एक मैसेज देने का काम किया है कि आज की ज़रूरत क्या है। शैक्षिक सोशो इकोनॉमिक सर्वे कास्ट सर्वे के साथ बहुत ज़रूरी है, तो ये पूरे देश में होना चाहिए। एक नॉर्मल सी जाति, एक नॉर्मल जनगणना अभी हमारे देश में जो रूटीन वर्क होता था वो भी नहीं हो पाई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये भी एक मैसेज है कि देखिए, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम ये भी करा सकते हैं। तीसरी बात, जो योजनाओं के बारे में मैं कहना चाह रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 90 के दशक की बात मैं करना चाहता हूँ। जब से देश आज़ाद हुई, बिहार हमारा स्वर्णिम था और जो तत्कालीन देश के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बोला करते थे कि श्री बाबू इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एमंग्स इंटायर स्टेट। तो और उस समय हम पंचवर्षीयों के तहत हमने बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री लाई थी, जिसकी एग्जाम्पल बेगूसराय में रिफाइनरी है, टाटा जैसी कंपनियां आई थी। वहां पे हम जॉब का हब मानते थे और साउथ इंडिया से भी लोग यहां आके बसते थे और जॉब करते थे। नॉट ओनली साउथ इंडिया, पूरे बिहार से लोग आते थे। तो यहां पे भी ये देखना होगा कि कौन देश में जनता की भावना और समृद्धि की तरफ जाना चाहता है और कौन नहीं। तो ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो जनता को समझती है, जो जीरो से, मैं बोलता हूं, जब जिस देश में सुई नहीं बनती थी, सुई से लेके आज इस कारखाने तक 1952-53 में डीआरडीओ, एम्स, IIMs, IIT, बिहार में ज्ञान रंजन जी क्या बता? बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में भी इंडस्ट्रीज किसकी थी? मैं श्री बाबू का नाम लिया जो मुख्यमंत्री थे बिहार केसरी, उन्होंने उस टाइम, उसके बाद अनुराग बाबू ने जो किया, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, रेवोल्यूशन लाया। आप डेटा निकालिए, अगर मेरी बात गलत हो तो आप ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट,
चीनी मिल क्यों बंद बिल्कुल हो गए? वही मैं बहुत सही सवाल, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं यही लाना चाहता था, क्यों बंद हो गए, कहां चली गई वो इच्छा शक्ति, आखिर क्यों बिहार के साथ इस तरह से हुआ? 90 के बाद या जब भी सब कांग्रेस सत्ता से चली गई, बाकी जितनी भी देश में पार्टियां आई, जिस तरह से बिहार में, मैं बोल रहा हूं, मैं खुल के बोलिए। मनीष जी आप हमको गाइड मत कीजिए, हमको अच्छा लग रहा है मनीष जी, हमको गाइड मत कीजिए। आप गाइड नहीं कर रहे, मैं तो आपसे भैया शांत रहिए ना, थोड़े 8 बजे वाला डिबेट है कि बकर बकर बोल रहे हैं बीच में, थोड़ा खुल के, अरे थोड़ा शांति बताइए, डिसेंसी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बीच में मत टोका कीजिए। नहीं देखिए, चीज को समझिए, हमें क्या करना है। मैं अगर आप कहते हो कि आप डेटा दिखा रहे हो टीवी पे, 33% इसके, 7% ग्रेजुएट इसके, अगर ये रिपोर्ट हमारे सामने, तो हमें बात कर रहे हैं ना, और ये बात करने का समय है। मैं ये धन्यवाद दूंगा सूबे के मुख्यमंत्री को कि ये डेटा सामने आया, और अब जो हो चुका है उसे भूल जाए और तत्परता से इसका जो मकसद था उस मकसद को लागू करे कि बिहार में शैक्षणिक और आर्थिक जिस तरह से डेटा है उन्हें इंप्लीमेंट करें योजनाओं के तहत, और उन्हें संबल बनाए, उन्हें सशक्तिकरण की तरफ ले जाए, उनकी इंपावरमेंट करें। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो एक डेटा, एक लाइन, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जिस आय की आप बात करते हो, जिस सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हो, जो गरीबी है हर जाति में दिख रहा है। तो आज आपने देखा होगा जब जातिगत सर्वे डेटा 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आउट हुआ था, तो लोग जाति पे उंगली उठा रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आज जब यही रेखा डेटा गरीबी के साथ आ गई है, तो सब वो मान रहे हैं। और यही कारण है कि हमेशा ये लोग राजनीति वो करते हैं कि इन्होंने तो अजीब सा लग रहा है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, स्पीड ब्रेकर बन गया, हमेशा ये जाने जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से, मैं कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता, अब तो पूरे देश में, अगर 2024 में केंद्र में सरकार आती है, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे देश में सोशो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ कास्ट सर्वे कराएंगे, और ये होके रहेगा। हाँ, मेरा जरा एक छोटा सा टिप्पणी ले लीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा। देखिए, अभी ज्ञान रंजन जी, आज पता नहीं क्या दिन है, नीतीश जी ने हाउस के अंदर अच्छा बोला कि सभी लोगों ने इसका में सहयोग किया। ज्ञान रंजन जी ने भी बोला कि 90 के पहले देश में क्या स्थिति थी, कांग्रेस की सरकार थी भाई। आज ले आइए कांग्रेस की सरकार। आप मेरे ऊपर बिगड़ गए, लेकिन मैं तो आप ही की बातों को आगे बढ़ा रहा था ना कि श्री कृष्ण बाबू का क्या दौर था। तो जरा ये भी बता देते ना कि 90 के बाद उसको बिगाड़ा, बरौनी का कारखाना बंद कब हुआ, ये सारी चीनी मिलें खराब कब हुई। अगर आपकी सरकार ने बिहार की सड़कों को, बिहार, देखिए दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए ऐसा बात जो दर्शकों को पच जाए। बिल्कुल, हमको यहाँ से डिसाइड करने के लिए आप मत बोलिए। अरे हम आपको कहला, और मैं यही बात कह रहा हूं कि आखिर 90 के बाद किन लोगों ने इसको बर्बाद किया। और मैं तो आज कहूंगा, दर्शक सुन रहे हैं, कि ये आजादी के बाद से लेकर आज तक सौभाग्य कहिए या बिहार का दुर्भाग्य कहिए, यही तीनों पार्टी का गठबंधन आज बिहार में काम कर रहा है 14 महीनों से। कांग्रेस, और देखिए 4 लाख, राजद और जनता दल यूनाइटेड, और ये आंकड़े इन्हीं के करनी के फल भी हैं। सबसे पहले मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तेजस्वी जी चारा घोटाला के लिए बिहार की जनता से माफी मांगे, और ये तीनों पार्टियां, राजद, नीतीश जी और कांग्रेस, ये जो डेटा आया है जिसमें बिहार इतना पिछड़ा है हर क्षेत्रों में, मैं बोलना सत्ता में लगातार यही लोग मेरे इस डेटा को दिखाकर चर्चा करने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करें, आप एक दूसरे को दोषी ठहराएं। मेरा तो ये मानना है कि ये नवल जी जैसा कह रहे हैं कि ये तो पहले से ज्ञात है, ये सबको पता है। हालांकि आंकड़े जो हैं वो अब कागजों पर इस रूप में सामने आए हैं, तो अब इसके बाद क्या बदलेगा ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या अब जब ये तस्वीर है तो क्या ये दुखद है, तो आप सब मिल बैठकर कोई योजना बनाएंगे? क्या आप सब अब ये कोशिश करेंगे ईमानदार कि भाई रोजगार सृजन बिहार में कैसे हो, लोगों को पलायन न करना पड़े, जो व्यवसाय यहां पर चल रहे थे वो बंद हो गए तो उन्हें कैसे दोबारा से शुरू किया जाए, ये कोशिश होगी क्या? यहां पर आप राजनीति न करके, दल की बात न करके बिहार के और बिहारियों की बात करेंगे क्या? तो देखिए, लगातार हम आर्थिक व्यवस्था जो कुछ भी है इस वक्त बिहार की, जो भी आंकड़े सामने आए हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर चौधरी भी लगातार बने हुए। नवल जी, हमें ये बताइए कि अब बार बार राजनीतिक दलों से हम सवाल कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब तो यही है कि ये जो आंकड़े सामने हैं इन पर अब चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। अब आगे क्या, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की हम बात करें, गरीबी की बात करें, तो वो आंकड़े हम सबके सामने हैं। आगे एक टेक अवे बताइए कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है।
शुरू से, आज जब से आपने ये कार्यक्रम शुरू किया दोपहर से, आपका लाइन जो है, आपका जो अप्रोच है बिल्कुल सही है। पार्टियों से निकलकर बिहार की बात सोचनी चाहिए। और ये बीजेपी कांग्रेस का सिर्फ सवाल नहीं है, यह सवाल बिहार की जनता का है। बिहार की उस जनता का है जिसको आप आज भी गरीब दिखा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कहते हैं गरीब है। बिहार की उस जनता का सवाल है जिसे आप कह रहे हैं कि सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं। उनके जीवन स्तर का सवाल है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास का है। मैं एक ही चीज कहूं कि 2004-05 वित्तीय वर्ष के रेफरेंस में नेशनल कमीशन ऑन इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता जो एक प्रोफेसर भी थे, मेंबर प्लानिंग कमीशन थे और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे, उनके नेतृत्व में कमीशन बना था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार उस समय 2004-05 में 86% ऑफ पॉपुलेशन, 83.4% की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए से कम थी। नवल जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। आपको रोकना इसलिए चाहूंगी कि छोटा सा अंतराल हमें लेना है। छोटे से अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे और पूरी मंथन, पूरी चिंतन के साथ बिहार की जनता भी इस वक्त हमें देख रही है, समझ रही है और कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर अब बिहार में समाज में आर्थिक गति और भी ज्यादा तेज हो, विकास की गति और भी तेज हो। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।